दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 दिसंबर 2020 को पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होने वाली वर्कशीट के बारे में। यह कक्षा 10 की वर्कशीट है और इसमें सामाजिक विज्ञान के संघवाद का अध्ययन किया गया है। यह पुनरावृत्ति कार्य है जिसमें हमसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूछा गया है। इस वर्कशीट में कुल 10 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है और इसके अलावा स्रोत आधारित 4 अन्य प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये प्रश्न कौन से हैं और किस तरीके से हमें इनको उत्तर करना है। दोस्तों एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, इसीलिए आपको उन प्रश्नों के जवाब को सुनना भी है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। इस वीडियो के तमाम प्रश्न उत्तरों की पीडीएफ फाइल बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप उनको पढ़ सकें और साथ ही अपनी कॉपी में लिख भी सके यदि आप चाहें तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन संघवाद के पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वह यह है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसके लिए संविधान में केंद्रीय सूची या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। ये वे विषय हैं हमारे देश के संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है, जिन पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। केंद्रीय सूची या संघीय सूची वह सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची वह सूची है जिसमें शामिल विषयों के ऊपर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं, परंतु यदि एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। जो दूसरा सवाल है वह यह है कि स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों स्थानीय सरकार किसी राज्य अथवा केंद्रीय सरकार की अपेक्षा किसी स्थान की समस्या को बेहतर तरीके से जानती है, इसीलिए स्थानीय सरकार उस स्थानीय समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर सकती है। स्थानीय सरकार का मतलब होता है किसी छोटे से क्षेत्र की सरकार, और छोटे से क्षेत्र पर जो सरकार होती है वह उस क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानती है बजाय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अपेक्षा। तो इसीलिए जो क्षेत्रीय सरकार होती है वह उस क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकती है, न कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार। यह एक स्थानीय स्तर की सरकार का महत्व होता है। इसके बाद तीसरा सवाल है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों संघवाद से अभिप्राय है देश में एक साथ एक से अधिक स्तरों की सरकार होना। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, इसीलिए भारत में संघवाद है। तो यदि हम किसी देश में एक से अधिक सरकारों के अस्तित्व को एक साथ देखते हैं और दोनों सरकारें मिलजुल कर शासन चलाती हैं अलग अलग स्तरों पर, तो ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा सवाल है कि संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांत पर आधारित है, कथन स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसके उत्तर के संबंध में हम लिखेंगे कि भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में संघीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक ताकतवर बनाया गया है, जैसा कि हम संघात्मक शासन पद्धति वाले देशों में देखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ शक्तियों का जिस प्रकार बंटवारा किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। दोस्तों केंद्रीय या संघीय शक्ति वाले देशों की यह विशेषता होती है कि केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया जाता है। भारत के संविधान में केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाने की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें शक्तियों का जिस तरीके से बंटवारा किया गया है कि केंद्रीय सूची में ज्यादा विषय है और केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को माना जाता है यदि उसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना दे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किए बिना केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। अगला जो पांचवा सवाल है वह यह है कि 1990 से पहले और उसके बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। और इसका उत्तर जो हम लिखेंगे वह यह है कि यदि हम आजादी के बाद भारतीय संघवाद का अध्ययन करें
तो हम पाते हैं कि 1990 से पहले भारतीय संघवाद में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता था। यहां तक कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर भी केंद्र कानून बनाता था। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किंतु 1990 के बाद राज्यों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वायत्तता प्राप्त हुई। तो दोस्तों 1990 से पहले और 1990 के बाद की राजनीति में हम देखते हैं कि पहले केंद्र ज्यादा ताकतवर हुआ करता था और केंद्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता था। भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय शिक्षा केंद्रीय सूची का विषय नहीं थी, राज्य सूची का विषय थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत राजनीति हुई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक अध्यादेश पास करके संविधान में संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और हम जानते हैं कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों के ऊपर केंद्रीय सरकार का अधिक नियंत्रण होता है। लेकिन 1990 के बाद जो हम केंद्र राज्य संबंधों को देखते हैं, उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है कि वे राज्य सूची में शामिल विषयों के ऊपर अपनी मर्जी के अनुसार कानून बना सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1992 के संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। और इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे कि स्थानीय शासन की स्थापना की दृष्टि से भारत में 1992 का वर्ष अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष भारतीय संसद ने स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्वीकार किया था और 1993 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया था जो पंचायती राज से संबंधित था, तथा 1993 में ही 74वां संशोधन किया गया था जो नगर निगम से संबंधित था। दोस्तों हमारे देश में स्थानीय स्तर की सरकार के महत्व को 1992 में स्वीकार किया गया था। यह माना गया था कि यदि स्थानीय स्तर पर सरकार हो तो वो किसी स्थान की समस्याओं को सही ढंग से सुलझा सकती है। इसीलिए 1992 के बाद 1993 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। 73वां संशोधन जो था वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था और इसमें पंचायती राज की बात की गई थी, जबकि 74वां संशोधन नगर प्रशासन से संबंधित था और इसमें नगर निगम की बात की गई थी। और क्योंकि 1992 में संसद के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था, इसीलिए 1992 का जो वर्ष है वो भारतीय स्वशासन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया है। और इसका जो जवाब लिखेंगे हम वह इस प्रकार लिखेंगे कि भारत बहुभाषी देश है जिसमें अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में किसी भी एक भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को शहर राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये प्रशासनिक भाषाएं हैं, राष्ट्रीय नहीं। जबकि मातृभाषा एवं साहित्यिक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। दोस्तों हमारे देश में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यह संभव नहीं है कि हम किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दें, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे अन्य भाषाओं को आघात पहुंचेगा और लोगों को यह लगेगा कि हिंदी या दूसरी भाषा जो उनको राष्ट्रीय भाषा के रूप में उनके सामने रखी गई है वह उनके ऊपर थोपी जा रही है। इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर राजभाषा की बात की गई है, जिसका मतलब है शासन चलाने वाली भाषा। इसके अलावा जो लोगों की आम भाषाएं हैं उनको हमारे देश की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत को भाषा के आधार पर बांधकर रखने वाला कदम है। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। और इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि गठबंधन की सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें अलग अलग दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं और जिस दल की जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होती है उसको उतनी ही अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जबकि दूसरी ओर बहुमत प्राप्त सरकार में एक ही दल के पास अधिकांश शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, बल्कि अलग अलग दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इसीलिए किसी दल की जितनी ज्यादा सीटें होंगी उसको उतनी ज्यादा शक्तियां मिलती हैं गठबंधन सरकार में, जबकि जो बहुमत प्राप्त दल होता है सरकार होती है उसमें सारी ही शक्तियां या अधिकांश शक्तियां बहुमत प्राप्त दल के पास होती हैं।
अगला जो सवाल है वह है कि पंचायती राज प्रणाली की किसी 2 उपलब्धियों और किन्हीं 2 चुनौतियों के बारे में बताइए। तो दोस्तों इनकी जो उपलब्धियां हैं वे यह है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान ये करती हैं, और दूसरा इसमें महिलाओं को भी भागीदारी बनाया गया है। महिलाओं को 27% सीटें प्रदान की गई हैं। और इनकी जो चुनौतियां हैं वो ये है कि लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है स्थानीय स्वशासन के बारे में, और दूसरा भ्रष्टाचार संबंधी चुनौतियों का सामना भारत में पंचायती राज व्यवस्था को करना पड़ रहा है। दोस्तों 10वां और आखिरी प्रश्न है कि हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि भारत बहुभाषी देश है जिसमें सभी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में हमेशा यह चुनौती बनी रहती है कि लोगों में आपस में अलगाव ना हो जाए। ऐसी भी हिंदी भाषा को देश को जोड़ने वाली भाषा के रूप में देखा जाता है, जिसका प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होती रहती है कि कहीं लोगों के बीच आपस में बिलगाव ना हो जाए, लोग आपस में एक दूसरे से कटने ना लगे, टूटने ना लगे। इसीलिए हमारे देश में हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता है जो पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा नीतियों में, राष्ट्रीय नीतियों में कार्य किया जाता है कि हिंदी के माध्यम से, चाहे उसे किसी भी स्तर पर पढ़ाने की बात की जाए, उसको सशक्त बनाने की बात की जाती है, ताकि लोग, हमारे देश के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग हिंदी के माध्यम से जुड़ सके। और भारत सरकार की यह एक आधिकारिक नीति रहती है। इसके बाद दोस्तों स्रोत आधारित 4 अंक वाले प्रश्न है, 4 अंक है जिनका उत्तर हमें देना है। यह छोटा सा पैराग्राफ है जो संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, और इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर हम जानेंगे। पहला सवाल है कि अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। तो दोस्तों संघवाद एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें सत्ता सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच बटी होती है। दूसरा सवाल है कि सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं, और इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि एकात्मक सरकार में एक सरकार की इकाई अधिक ताकतवर होती है तथा बाकी इकाइयां उसके अधीन कार्य करती हैं। तीसरा सवाल है कि भारत में संघीय सरकार का कौन सा रूप है, और इसका जवाब है संसदीय रूप। चौथा सवाल है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए, और इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, संघात्मक तथा एकात्मक शासन। संसदीय शासन व्यवस्था वह होती है जहां संघ की शक्तियां संसद में निहित होती हैं, जैसे भारत में, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें तमाम शक्तियां अध्यक्ष में निहित होती हैं, जैसे अमेरिका में। तो दोस्तों यह थी 10वीं कक्षा के संघवाद से संबंधित वर्कशीट की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही वीडियो के इन प्रश्न उत्तरों के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।